है कि आप जंगल राज, जिस जंगल राज को हटाने की बात कर रहे थे, उन सिद्धांतों से आप समझौता कर रहे हैं। कैसे सरकार ने आनंद मोहन को मुखौटा बनाया है, जेल नियमावली में बदलाव किया, आनंद मोहन पे चर्चा होने दी, आनंद मोहन का चेहरा आगे कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो अधिसूचना जारी की उसमें 26 लोग और जोड़ दिए। ये वही सोच है कि जब आप राज्य के लोगों को रोजगार न दें तो अपहरण की इंडस्ट्री बना दें। तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता है कि आप एक व्यक्ति के लिए कानून बदलते। कल को यह संभव है, जैसे ये चीजें जा रही हैं, कि कोई इस रिहाई को अदालत में चुनौती दे दे और आनंद मोहन की रिहाई टल जाए। राजद और जदयू ने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया है उनके नाम का। मिले थे तो साहबुद्दीन को नहीं किया गया था ना, मीडिया ने विरोध नहीं किया होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती वगैरह नहीं दी जाती तो वो भी बाहर रहता। वो दौर था जब ये थे ताकत। अब ये अपनी सीट भी ना निकाल पा रहे। अगर इनके साथ जदयू, राजद, बीजेपी इनकी ताकत न जुड़े तो ये अपनी सीट भी ना निकाल पाए। इनकी वो हैसियत भी नहीं रह गई है, राजनीतिक हैसियत। आरक्षण की सिफारिश से है, कितने साल के बाद लागू हुई, किसने लागू की? जिस व्यक्ति ने लागू की वो सवर्ण था। तारीख 5 दिसंबर साल 1994 बिहार के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया साहब की मुजफ्फरपुर में हत्या कर दी जाती है, वो भी बीच सड़क पर। साहब मुजफ्फरपुर में थे जिस वक्त ये हमला हुआ, ये कांड हुआ। आरोप लगता है बाहुबली आनंद मोहन सिंह पर। सिर्फ बाहुबली नहीं बल्कि नेता भी, कई बार के विधायक और सांसद। लंबे समय तक केस चलता रहता है। इनको लोअर कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है। भारत के इतिहास में यह पहली दफा हुआ था जब किसी नेता को, किसी विधायक को, किसी एमपी को फांसी की सजा दी गई थी। हाई कोर्ट ने सजा को कम किया, उम्र कैद में बदला। सुप्रीम कोर्ट कायम रहा। नीतीश कुमार जो खुद को जंगल राज को समाप्त करने वाला नेता कहते हैं, आज राजनीति दलदल में इतना फंस गए हैं कि जिस बाहुबलियों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सत्ता को संभाला था, उनको बाहर निकालने के लिए जेल मैनुअल में बदलाव करते हैं। इन विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ ओप इंडिया के संपादक महोदय हैं अजीत झा जी। झा साहब, आप बिहार से हैं, बिहार की राजनीति को आपने बहुत गौर से देखा हुआ है। इस पूरे आनंद मोहन प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? आनंद मोहन की रिहाई को लेकर काफी समय से चल रहा है। जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार पहले जो है इसको नजरअंदाज भी करते रहे। नीतीश कुमार के साथ समस्या क्या है कि जब वो कभी भी आप उनका उठा लीजिए कालखंड, भले उन्होंने जब वो भाजपा के साथ सत्ता में आए, बिहार की सत्ता में, यह सही है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, अपराधियों को जेल में डाला गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई हुई, तमाम। लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक और ये समस्या रही है कि वो हमेशा अपने साथ उनका एक फेवरेट बाहुबली भी होता है। अच्छा, आप देखिए कि अनंत सिंह के साथ उनकी नजदीकियां देखिए, ठीक है, और जब अनंत सिंह के साथ उनके संबंध खराब हो जाते हैं तो अभी उनका कोई फेवरेट बाहुबली नहीं था कि एक जो है सो उनके साथ कोई हो। तो अभी अब वो संभावना वो उस तरह से जो है आनंद मोहन सिंह में देख रहे होंगे। तो क्योंकि आनंद मोहन सिंह की भी छवि एक बाहुबली की रही है। तो अभी तो एक तो वो हुआ कि नीतीश कुमार का वो जो है कि एक बाहुबली को वो अपने साथ लेके चलते हैं, वो ठप्पा भी उनके साथ बरकरार रहा। दूसरा क्या है कि ये राजद के साथ अभी वो सरकार में है। और ध्यान रखिएगा कि अभी जो उनके बेटे हैं वो राजद से विधायक है और इनकी पत्नी भी पिछले बार राष्ट्रीय चुनाव लड़ी थी, हार गई। चेतन आनंद, हाँ, चेतन आनंद अभी शिवहर से विधायक है और लवनी आनंद को हार गई थी, जो उनकी पत्नी जी। तो एक राजद का भी दबाव काम कर रहा था। दूसरा क्या है कि बिहार में आप राजनीतिक दलों को उठा लें तो कोई भी राजनीतिक दल जिसको आप कह सकते हैं, जैसे यूपी में भी इस तरह सपा के लिए कह सकते हैं, ये गुंडों की पार्टी है। मतलब गुंडे वहां पे जो है, आम कार्यकर्ता भी आपको छटा हुआ गुंडा ही मिलेगा आमतौर पे। तो वो भी पार्टी था, उसकी भी एक विरासत थी। इन सब चीजों के कारण जो है सो नीतीश कुमार को अवसर मिला और काफी समय से मांग हो रही थी, तो नियमों में बदलाव कर दिया गया है जो आ रहा था, ठीक है, जिसके कारण उस नियम को सरकार ने बदलाव कर दिया। उसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता जो है सो साफ हो गया। अभी आप देखे होंगे कि उनको पेरोल भी आसानी से इजीली, अभी वो बेटे की शादी में मतलब शादी वगैरह में बात के लिए गए, पहले बेटी की शादी के लिए गए थे, तो उनको पेरोल भी आसानी से मिल रही है। इसमें जो सवाल है, देखिए, उम्र कैद की सजा किसे मिलती है? ये तो जो जघन्य अपराध करता है उसको मिलती है, ठीक है।
या फिर मान लीजिए कोई आतंकवादी है, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है, उसको देता है। सजा देने की प्रक्रिया क्या होगी, ये कानून से ही तय होगी ना। भले मान लीजिए मैं कोई अपराध करता हूँ, मेरे परिजन भले लाख कहें कि मैं निर्दोष हूँ, तो वो कहाँ तय होगा, वो अदालत में तय होगा ना। अदालत में तय होगा, यही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में खामियों पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में के हिसाब से ही आपको चलना होगा। आनंद मोहन को जो सजा सुनाई गई है उसी प्रक्रिया के तहत सुनाई गई है ना। एक यह भी इस पूरे मामले में है कि आजीवन कारावास को लेकर लोग कहते हैं कि 14 साल की अवधि है या 20 साल की है। कानून ऐसा कुछ नहीं कहता है। आजीवन कारावास का मतलब होता है आप अपने जीवन के अंतिम काल तक रहेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश हैं, कुछ संशोधन हैं। जैसे 20 साल की गणना भी होती है कभी कभी। 20 साल की गणना उस स्थिति में होगी जब एक ही व्यक्ति को कई मामलों में अपराध की सजा सुनाई गई है या उस पर जुर्माना लगाया गया था और उसने जुर्माना नहीं भरा, तो वो अतिरिक्त सजा उसके बाद उसमें जोड़ी जा सकती है। तो है कि 14 या 20 साल के बाद आप जो है वो छोड़ सकते हैं, उम्र के आधार पे भी छोड़ सकते हैं। कई तरह के इसमें प्रावधान है, लेकिन इसमें आप तो पहले देखिए कि सीधा सीधा यह बदला गया है कि जेल नियमावली में था कि जो व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी का रहते हुए उसमें शामिल रहेगा उसकी 22 साल से पहले रिहाई नहीं होगी। तो एक तो वो कानून बदल दिया गया। दूसरा, उम्र का जब हवाला देते हैं तो 94 में जो है ये छुटकन शुक्ला की हत्या हुई। मैं उस विषय पे आने वाला था आपके पास। उसके बदले में ये कृष्णैया की हत्या हुई और उसको जो है 2007 में सुनवाई शुरू होती है। 13 साल आपने तो पहले ही बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। अब जब 13 साल तक कोई उस परिधि से बाहर रहा, उसके बाद उस मामले की सुनवाई होती है, फिर सजा होती है, फिर 14 साल आप कह रहे हैं कि 14 साल पूरा कर गए, इसके कारण रियायत। जबकि 14 साल तो 2021 में पूरे कर चुके थे, तभी भाजपा और जेडीयू साथ में सरकार चला रही थी। या तो आप 94 का मामला है, आपकी न्यायिक व्यवस्था इतनी दुरुस्त होती कि उस आदमी को 95 में उसके किए की सजा मिल जाती। तो एक समझ में आता है कि वो अपने 60 साल 70 साल की उम्र तक रहने तक आजीवन कारावास की सजा हुई, उसने एक लंबी अवधि जो है जेल में उस की सजा काटी है और उसके लिए आप जो है इस तरह की रिहाई करते हैं, जो सरकारों का अधिकार है, हर जगह करते हैं। 26 लोगों को इन्हीं के साथ आनंद मोहन वाले मामले में और 26 लोग हैं और इनकी चर्चा नहीं हो रही है। इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाहता था। देखिए, एक जेल मैनुअल के अंदर बदलाव करना, नीतीश कुमार का भाजपा के साथ जब रहना तब आनंद मोहन को ना कहना और तेजस्वी के साथ जाते ही मंच से ये कहना कि हम आनंद मोहन की रिहाई का प्रबंध कर रहे हैं। क्या ऐसी वजह है? नीतीश जी चले तो गए हैं तेजस्वी के साथ, लेकिन उनको भी पता है कि जब वो अकेले लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उनकी हालत क्या हुई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से बाकायदा इस्तीफा 2014 में इसी कारणवश दिया था। राजपूतों वोटों की अगर बात की जाए तो 4% वोट हैं, 40 MLA सीट्स पर इनका प्रभाव है और 8 लोकसभा सीट पे है। क्या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नीतीश कुमार अपनी जो आइडियोलॉजी थी कि हम जंगल राज मुक्त बिहार बनाएंगे उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? नहीं, वो तो जैसे ही आप राजद की विरासत के साथ जैसे ही जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे सीधे आप इसका मतलब है कि आप जंगल राज, जिस जंगल राज को हटाने की बात कर रहे थे उन सिद्धांतों से आप समझौता कर रहे हैं। तो वो तो जब ही आप ये फैसला लेंगे ये आपके साथ जुड़ जाता है जी। दूसरा क्या है कि इसमें जो पहले तो वो 26 की बात जी, क्या है कि वो जो 26 है वो 26 की चर्चा नहीं हो रही है, एक बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या है कि इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ भाई, सरकारें पहले भी छोड़ती रही है, आगे भी छोड़ेंगी, ठीक है, दूसरे राज्यों में भी होता है, मेरा इसमें कोई मतभेद नहीं है कि आनंद मोहन इस पूरे मामले में आप देखिए कि कैसे सरकार ने आनंद मोहन को मुखौटा बनाया है। जेल आप 26 वैसे छोड़ देते, जेल नियमावली में बदलाव किया, आनंद मोहन पे चर्चा होने दी, आनंद मोहन का चेहरा आगे कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो अधिसूचना जारी की उसमें 26 लोग और जोड़ दिए, ठीक है। तो एक तो ये कर दिया, उसमें जो है सो जो राजद का जो माई वोट है, यही सवाल था, उससे ज्यादातर अपराधी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकारों का काम क्या है। सरकारों का काम है कि समाज को, जिस जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है, उसको सुरक्षित महसूस कराए। उसको आप सुरक्षित कैसे महसूस कराएंगे? क्या उसके पीछे 4 संतरी हमेशा तैनात कर देंगे तो होगा? नहीं, उसको सुरक्षित कराएंगे जब आप समाज से जो अपराधी तत्व हैं, असामाजिक तत्व है, उनको सजा देंगे, उनको उनके जुर्म की सजा मिलेगी, वो जेल के पीछे जाएंगे तो लोग स्वतंत्र होकर रह पाएंगे।
आजीवन कारावास की सजा तो कोई साइकिल चोरी में होती नहीं है, कोई मुर्गा चोरी में तो होती नहीं है, ठीक है। मतलब इन्होंने हीनियस क्राइम किया। जब आईएएस को कोई व्यक्ति मार सकता है तो आम आदमी उसके सामने क्या ही है। ये हत्या बलात्कार जैसे ही अपराध इनके द्वारा किए गए हैं। ऐसे लोगों को समाज में क्या इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्या ऐसे लोगों को फिर से समाज में उम्र के आधार पर या अन्य कारणों से उनको वापस लौटने का मौका देना चाहिए। क्योंकि फिर तो आप वही कर रहे हैं ना, समाज से जिस गंदगियों को निकाल के कहीं उन्हें कोठरी में डाल दिया आपने, फिर उसको समाज में जाने, उसका तो दो प्रभाव होगा। अगर उसका कोई औरा होगा, कोई बचा होगा, तो फिर वो फिर बाकी के जीवन में उसका भी फिर समाज भुगतेगा। दूसरा, इससे दूसरे लोगों को, ठीक है, भी या मतलब वो हो सकता है ना, प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, कि भाई इसने किया, ऐसा किया, देखो बच के आ गया, हम भी कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, इसी पे मैं आपको रोकूंगा। यूपी बिहार दोनों राज्य सटे हुए हैं। एक जगह पर अपराधी उत्तर प्रदेश आना नहीं चाह रहे, जेल पहुंचना नहीं चाह रहे। अतीक की तो हत्या हो गई, लेकिन मुख्तार अंसारी अभी जीवित है और वो बकायदा उत्तर प्रदेश नहीं आना चाह रहा है। ये पुलिस प्रशासन का खौफ है। दूसरी तरफ अपराधी पैरोल पे बाहर निकल रहा है। जिन लोगों की उन्होंने हत्याएं की, उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, इसकी कोई स्टोरी नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन एक अपराधी अपने परिवार के सुख में शामिल हो रहा है, उसको किस प्रकार की सजा मिल रही है बिहार में? जब आप बेटे की शादी में आ रहे हो, बेटी की शादी में आ रहे हो, जब मर्जी पैरोल पे बाहर आ रहे हो, तो ये सजा है या मजा है? नहीं, ये सब जो आप कह रहे हैं ना, इस सब पे एक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था की खामी है। इस मामले में मैं कहूंगा कि आनंद मोहन इकलौते नहीं है जिनको लाभ मिला है, ठीक है ना। और मैं तो अब कहता हूं, जैसे ये पूरी चर्चा घूम रही है, उसमें तो मुझे लगता है कि राजद और जदयू ने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया है उनके नाम का। कल को यह संभव है, जैसे ये चीजें जा रही हैं, कि कोई इस रिहाई को अदालत में चुनौती दे दें और आनंद मोहन की रिहाई टल जाए। बाकी 26 पता चलेगा। अब हम इसी सवाल पे आएंगे, क्योंकि 26 जो नाम है उनकी सूची आप भी जान रहे हैं, और चूंकि 26 नाम बहुत ज्यादा लंबे हैं, इस नाम में बिहार का जो जातीय समीकरण है, वो पूरी पॉलिटिकल जातीय समीकरण है, वो पूरी की तरफ पूरी फिट हो रहा है, एमवाई समीकरण है। अगर इनको ऐसे छोड़ते तो कहीं ना कहीं राजद पे दबाव हुआ था, नीतीश कुमार पे भी दबाव हुआ था। क्या आनंद मोहन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि इन 26 लोगों के ऊपर कहीं पे भी चर्चा ना हो और ये आम चुपचाप घुसे और अपना काम जो है पॉलिटिकल बेनिफिट का वो इनको दे दें? यही और क्या कारण है? आप अलग से भी इन 26 के लिए निकाल सकते थे, क्योंकि आपने कानून तो आनंद मोहन के लिए बदला, आनंद मोहन की रिहाई कर देते। वहां पे आप सूची में 11वें नंबर पे आनंद मोहन का नाम है। तो ये पूरा है कि आनंद मोहन को फोकस में ला दो, बाकी अपने लोगों को जो है बाहर निकाल लो। दूसरा, आप जो पूछ रहे थे राजपूत वाला कि क्या इससे वोट बैंक मजबूत होता है, देखिए बिहार में राजपूत मतलब जो है, जो एक माना जाता है सवर्ण वोट बैंक है ये। अब राजपूतों को देखें तो जब लालू यादव का के शुरुआती कार्यकाल से ही आप देखें तो ऐसा नहीं है कि राजपूतों का वोट राजद को नहीं मिला है। सिवान से मिलता ही रहा ना, नहीं सिवान से क्या, रघुवंश प्रसाद सिंह देखिए किस पार्टी के नेता, लेकिन यही पे बड़ा सवाल है ना। राजद के बिल्कुल बिल्कुल आनंद सिंह थे ना, ठीक है। राजपूत, अच्छा ऐसे ही राजपूत आपको हर दल में मिलेंगे। राजपूत दरअसल बिहार में ये भ्रम है, लेकिन आप देखेंगे अगर चुनाव दर चुनाव और सीट दर सीट देखें तो राजपूत कभी भी वोट बैंक की तरफ वोट नहीं करते हैं बिहार में। वो हर दल के साथ जुड़ते हैं और वो देखते हैं कि जहां उनका प्रभाव है, उनकी जाति का जो प्रत्याशी है, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी है सशक्त तो वो उसके साथ लग जाएंगे, राजद का है तो वो सशक्त तो लग जाएंगे, कांग्रेस का है तो उसके साथ लग जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ है वो है। तो इसमें वो जो सवर्ण राजनीति को साधने वाली बात है वो मतलब उससे बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेन होता नहीं दिख रहा है। लेकिन अब जो पॉलिटिकल राजनीतिक चर्चा इस पे होनी है उसको आपने एक मतलब अपर कास्ट के व्यक्ति के इर्द गिर्द जो है समेट के रख दिया है। तो उस चर्चा में जो है भी जो जातीय राजनीति करते हैं उन लोगों के लिए फायदा है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा इससे जदयू राजद को, ये मुझे नहीं लगता। इसी में चीज है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो है वो रहे नहीं, जगदानंद साहब के जो बेटे हैं उनसे राजद की अब ठीक ठाक बनती नहीं है, तो कोई राजपूत चेहरा अभी आरजेडी के पास है भी नहीं। और चेतन आनंद जो हैं वो बकायदा आरजेडी से ही हैं और एक संदेश तो साफ साफ दे ही चुके हैं कि देखो 2021 में रिहाई नहीं हुई, हम जब आए तब रिहाई करवा के लेके आए, तो पॉलिटिकल मैसेज देने का काम तो कर ही दिया ना।
नहीं, चेतन आनंद जो है वो राजपूतों को के बीच प्रोजेक्ट जो है राजद उनको विधायक बनने के बाद से ही कर रही है। अच्छा। जैसे आपको याद होगा कि मधुबनी में एक मोहम्मदपुर हत्याकांड हुआ। होली के दिन जो है एक ही परिवार के कुछ लोगों की हत्या कर दी थी, वो राजपूत थे। जिन लोगों ने हत्या की थी, जिन पे आरोप था, उनमें राजपूत भी थे और ब्राह्मण भी थे। और इसको जातीय रंग, ठीक है, क्योंकि आप उस जगह का डेमोग्राफी वगैरह, मतलब वहाँ की जो जनसंख्यिकी है वो संरचना देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे, अतीत देखेंगे, तो वो उसमें कहीं जाति का एंगल नहीं है। लेकिन जब चेतन आनंद को भेजा जाता है वहां पे और इसको राजपूत बनाम जो है ब्राह्मण करने का प्रयास हो जाता है, पूरे देश भर से राजपूत जाते हैं। आज वो राजपूत का वही परिवार, जिस परिवार में नुकसान हुआ था, मैं वहां का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ, अभी वो परिवार जो है को जिन लोगों ने वादा किया था जाति के नाम पे, कोई मदद नहीं, ठीक है। तो चेतन आनंद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आप ये चीज देखिए, चेतन आनंद क्या रघुवंश बाबू या जगदानंद सिंह बन पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे तो लगता है क्या वो आनंद मोहन बन पाएंगे, क्योंकि आनंद मोहन भी बहुत बड़े नेता नहीं थे, वो चुनाव हारे भी हैं, जीते भी तो है। हाँ। जब एक उपचुनाव हुआ था वैशाली में, हाँ। बिहार में लालू राबड़ी के राज में जातीय नरसंहार जब एकदम उफान पे था, तो लवली आनंद वो जो लोकसभा उपचुनाव जीती, हाँ। उसके बाद अचानक से इनका ग्राफ बढ़ा था, लेकिन फिर इन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, उसको उस तरह से समर्थन भी नहीं मिला। तो न कभी राजपूतों के एकमात्र नेता बन के आनंद मोहन उभर पाए, न कभी सवर्णों के एकमात्र नेता। हाँ, एक समर्थक वर्ग है उनका। तो ये तो मुझे तो यह भी नहीं लगता है कि चेतन आनंद जो है उस स्थिति तक पहुंच जाएगा। आनंद मोहन जिस स्थिति तक पहुंचे थे वहां तक भी पहुंच जाएंगे। और खैर उनकी उम्र भी कम है, उनको काफी लंबा, क्योंकि कोई रघुवंश प्रसाद सिंह या जगदानंद 1 साल 2 साल में नहीं बनता, लेकिन आनंद मोहन सिंह 1 साल में बन सकता है, 1 दिन में बन सकता है। या पप्पू यादव, क्योंकि पप्पू यादव या आनंद मोहन क्या है, काशी, ये जो कोसी का इलाका है, वहाँ जो हिंसक लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, उसकी उपज है। तो वो स्थिति में आप अचानक भी नेता बन के उभर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जितना मैं जानता हूँ चेतन आनंद को, मुझे नहीं लगता है कि उनके वो भी तेवर है आनंद मोहन सिंह जैसे। तो इसलिए वो मुझे लगता है राजनीति में लंबे समय तक रहेंगे और रघुवंश प्रसाद सिंह या जगदानंद सिंह बन पाएंगे, ये 10-20 साल उनको राजनीति करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, एक और सवाल मैं आपसे लूंगा। आपने पप्पू यादव का जिक्र किया और आनंद मोहन का भी जिक्र किया। पप्पू यादव तथाकथित रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके नेता हैं। दूसरी तरफ अगर आनंद मोहन की बात की जाए तो वो जो तथाकथित रूप से, फिर मैं कहूंगा कि जो अगरा समाज है उसका नेता अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। एक जातीय जनगणना करवा रहे हैं, माफ कीजिए, जातीय आधारित गणना करवा रहे हैं। लोगों बिहार में कोड बांटे जा रहे हैं सभी जातियों को। दूसरा व्यक्ति अपनी पार्टी इसलिए बनाता है क्योंकि वो आरक्षण विरोधी है। तो ये किस तरीके का एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है बिहार में? क्या फायदे की जगह राजद जेडीयू को नुकसान ही नहीं हो जाएगा? देखिए, पप्पू यादव या आनंद मोहन बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत अब नहीं है, हाँ। ठीक है, ये वो दौर था जब ये थे ताकत। अब ये अपनी सीट भी ना निकाल पा रहे। अगर इनके साथ जदयू, राजद, बीजेपी इनकी ताकत न जुड़े तो ये अपनी सीट भी ना निकाल पाए, उनकी वो हैसियत भी नहीं रह गई है, राजनीतिक हैसियत। और जैसे आप हाल में देखे होंगे कि तमिलनाडु के मामले में जैसे पप्पू यादव के सुर बदले, या आनंद मोहन सिंह प्रकरण में ही पप्पू यादव के जो धुर विरोधी रहे हैं दोनों दूसरे सुर हैं, जैसे अभी हाल में गले मिले, अब लगता है कि हमदर्द हो गए हैं। तो उससे भी यह लगता है कि इन लोगों को एहसास है कि अब हमारी वो राजनीतिक हैसियत नहीं रही, हम उस तरह से लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं जो सामान्य बच्चों के हाथ में जो है जातीय गौरव के नाम पे हथियार थमा दे, हिंसा में जोड़ दे, उस तरह का माहौल दिखता नहीं है। तो इनको इसलिए जो है अब ये एक हमदर्द बन गया, अब ये अपने लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि कोई राजनीतिक दल जो है हमको मौका दे दे, मधेपुरा से दे दे, सहरसा से दे दे, पूर्णिया दे दे, कि वो जो है सो हमारा कुछ लग जाए, हमारी नैया भी, राजनीतिक नैया लग जाए, उसकी भी संभावना कम दिखती है और इनकी राजनीतिक हैसियत भी न के बराबर बची है। अब यह है कि जाति जनगणना का जो है सो राजद और जदयू को कितना फायदा होगा। देखिए, अगर आप विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तो पहले मेरा यह मानना है कि ये आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये क्योंकि आज भले कांग्रेस कह रही है कि जातीय जनगणना करवाइए, कह रही है ना, कांग्रेस ने तो करवाई थी 2011 में, उसकी रिपोर्ट आई, क्यों नहीं सार्वजनिक किए?
ठीक है, नहीं किए ना जी। उसके बाद आप ये देखिए कि मंडल कमीशन के जो आरक्षण की सिफारिशें हैं कितने साल के बाद लागू हुई, किसने लागू की? जिस व्यक्ति ने लागू की वो सवर्ण था ना उस समय का नेता सवर्ण। तो इन लोगों को पता है कि जैसे ही ये इस पे आएंगे इनकी जो अपनी जातीय ठेकेदारी है वो बंद हो जाएगी। ऐसे आंकड़े फिर कभी सार्वजनिक तभी किए जाएंगे, इसकी ही ज्यादा संभावना दिखती है जब कोई सवर्ण नेतृत्व करने की स्थिति में होगा और उसे देखेगा कि ये आंकड़े सार्वजनिक करने से कोई इन पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलितों में से एक बड़ा समूह अगर हम ये कर देते हैं और वो मेरे साथ जुड़ जाएगा वोट बैंक के रूप में, तो संभावना दिखती है कि वो जारी करेंगे। तो जातीय जनगणना राजनीतिक चर्चा के लिहाज से, जो बिहार में जातीय समीकरण गढ़ने के लिहाज से क्योंकि चर्चा होती है तो सबसे माहौल बनता है, से बढ़िया है, जदयू राजद के लिए फायदे की स्थिति में है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप मुझसे आज पूछें कि विधानसभा बिहार में हो तो जदयू जीतेगी या राजद जीतेगी, तो बिना जातीय जनगणना के हिसाब से भी को अलग भी कर दें तो मुझे लगता है जदयू राजद कांग्रेस वामपंथी दलों का गठबंधन भाजपा और उसके सहयोगी दलों के गठबंधन से आगे रहेगा। लेकिन अगर यही लोकसभा चुनाव की आप बात करें तो भाजपा का गठबंधन इनके गठबंधन से काफी आगे रहेगा, ठीक है। तो इसका चुनावी फायदा लोकसभा चुनाव अगले साल होना है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई मिलना है जदयू राजद को, न ये आनंद मोहन प्रकरण से न जातीय जनगणना वाले प्रकरण से। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की यही स्थिति रहती है तो वो पहले से ही फायदे की स्थिति में है और ये सब चीजें और उनके पक्ष में काम करेंगी। सर 2-3 चीजें और हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जो ये 26 अपराधी थे इनको भी उम्र कैद की ही सजा मिली हुई थी और 14 साल बाद ही इनको रिहा किया जा रहा है। इसका मतलब ये किस क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होंगे ये हम सब समझ सकते हैं। बिहार में एक पत्रकार हैं जिसे तथाकथित रूप से कुछ बड़े यूट्यूब चैनल्स यूट्यूबर कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये आपत्ति का विषय है कि यूट्यूब चैनल पर ही खबर दिखाने वाले लोग एक यूट्यूब चैनल के बहुत पॉपुलर व्यक्ति को यूट्यूबर कहकर कहते हैं, मनीष कश्यप उनका नाम है, उनको अंदर रखा जाता है, उनके साथ क्रिमिनल्स की तरह बिहेव किया जाता है। कई जगह पे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये देश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, बिहार के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तमिलनाडु की सरकार उन पे एनएसए भी लगा देती है और बिहार में इनकी लगभग वापसी पे बैन ही है। और दूसरी तरफ ऐसे 26 अपराधियों को समाज में वापस लाया जाता है। क्या सोच है ये वही सोच है जिस सोच को प्रदर्शित लालू यादव और राबड़ी देवी ने सत्ता में रहते हुए किया है। हाँ। ठीक है, ये वही सोच है जिस सोच के तहत एक मामा जो है अपनी भांजी की ब्याह में पटना के शोरूम लूट लेता है। ये उसी टाइप की सोच है और कुछ अलग नहीं है। ये वही सोच है कि जब आप राज्य के लोगों को रोजगार न दें तो अपहरण की इंडस्ट्री बना दें। ये सब उसी सोच से मिलता जुलता है। ठीक है, और आप देखिए कि इस सरकार में मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हैं लेकिन राजद का प्रभाव क्यों दिखता है इस फैसले में या उस फैसले में। मनीष कश्यप पर जो है आप देखिए कि इतनी शक्ति की एक बड़ी वजह यह भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो पूछा है ना, कपिल सिब्बल से पूछा था कि आप इस आदमी से किस बात का बदला ले रहे हैं, कि वो जो उन्होंने तेजस्वी यादव को जो चैलेंज किया हाँ। वो ज्यादा दिखता है उनके पीछे कार्रवाई में। और ये एनएसए लगाना ये भी अदालत में नहीं टिक पाएगा, बाकी चीजें भी जो हैं। और इसका एक ही मकसद था कि उससे जो है एक जो बिहार में जो एक यूट्यूबरों की जमात आ गई थी, जो सवाल पूछ रहे थे, जो सड़क पर चले जाते थे, कहते थे कि ये देखिए सड़क की क्या हालत है, आप उनको सेंसर नहीं कर सकते थे। मीडिया को सेंसर कर देते हैं विज्ञापन का ये वगैरह है दिखा के, उनको नहीं कर सकते थे तो वो जाके दिखा देते थे ये नल जल योजना का हाल देखिए, ये स्कूल का हाल देखिए, टीचरों की स्थिति है, सड़क की स्थिति है। तो उससे उन लोगों में खौफ पैदा कर दिया, चुनाव से पहले ऐसे सवालों को दबा दिया। ठीक है, अभी रामनवमी पर हिंसा हुई, आपने कभी ये आवाज सुनी पुलिस के या एक खास तरह की जो बातें हो रही थी वही आ रही थी। सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ नियंत्रण में है। हाँ।
घर में बम फट रहे हैं, पुलिस पटाखे कर रही है, ठीक है, तमाम तरह की चीजें। अगर यही रहते यूट्यूबर उस स्थिति में अगर कार्रवाई नहीं हुई रहती तो फिर यही रिपोर्टिंग आपको अलग तरीके से देखने को शायद बिहार सरकार एक्सपोज हो जाती। ठीक है, तो एक तो वो हुआ, उन्होंने दबा दिया। दूसरा क्या है कि जो आप 26 लोगों की सोच कह रहे थे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये लालू राबड़ी वाली सोच है। नहीं तो क्या कारण है कि आप एक पत्रकार को पीड़ितों की आवाज उठाने पे उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे अगर आपको कानून व्यवस्था, राजनीतिक शुचिता, इन चीजों का ख्याल रहता, जंगल राज के पिता की जो विरासत है उससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है, आप जो A to Z वाली बात करते थे उन सब चीज़ों में आपका भरोसा होता, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता है कि आप एक व्यक्ति के लिए कानून बदलते, ठीक है। आप जो है सो ये 26 अन्य लोगों की जो रिहाई हो रही है उसमें माई समीकरण के इतने अपराधी दिखते, तो ये सब वही है कि और उनको भाई आप जब पॉलिटिक्स में आ गए, जैसे मैंने कहा ना, सपा या राजद ये सब गुंडों की पार्टी है, तो जब आप सत्ता में आ गए तब भी अपने एलिमेंट को अगर जो है आप उनको सिस्टम में नहीं, जो अंदर हैं उनको वापस नहीं लाएंगे। पिछली बार ये लोग मिले थे तो साहबुद्दीन को नहीं किया गया था ना, मीडिया ने विरोध नहीं किया होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती वगैरह नहीं दी जाती तो वो भी बाहर रहता। तो वही है, अपने लोगों को समाज में लाइए, अपने एलिमेंट को जो है सिस्टम में सेट करिए, क्योंकि आप नहीं कराएंगे तो ये गुंडा एक तरह से भस्मासुर होता है, ठीक है। आज आप जब उसको टारगेट दे रहे हैं कि इसको टारगेट करना है आपको, और जिस दिन उसको आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, ठीक है, तो जिसके हाथ में आपने बंदूक थमा दी तो आज आपके कहने पे दूसरे को गोली मार रहा है, कल को ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता है वो गोली आपको भी मार दे। जी सर, एक अंतिम सवाल, हमने कहानियों में पढ़ा है कि जब राजा का दुर्ग खतरे में होता है तो राजा दुर्ग से बाहर निकलता है और आसपास के लोगों से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन चूंकि वो राजा रहता है तो वो मदद मांगने की स्थिति भी उसकी दूसरी प्रकार की होती है। बिहार के एक समय के एक बड़े काबिल और मजबूत नेता जिन्होंने शहाबुद्दीन जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, जंगल राज के सभी कारनामों को उजागर किया, बिहार को एक शांत जगह के रूप में तैयार किया। वो 2017 में जेडीयू के साथ चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं और कहीं ना कहीं जंगल राज का जो पाप था या जो कलंक था वो आरजेडी पर से धो देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब जब वो सत्ता में उनके साथ वापस आए हैं तो वो राजा अलग अलग प्रदेशों में जाकर अपनी ताकत तो दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी राज्य में उसकी जो ताकत है वो एक सिपाही से भी कमजोर हो गई है। क्या यही वजह है कि नीतीश बार बार बाहर निकल के एक अपने आप को प्रिटेंड करना चाह रहे हैं कि आई एम वेरी पावरफुल? देखिए, एक तो क्या है कि नीतीश कुमार जो है, आप देखें कि लालू का जो शासनकाल शुरू होता है उसमें भी वो कई साल रहे हैं ना उनके साथ, ठीक है। दूसरे बात, वो जिन सुशासन बाबू की जो उनकी छवि बनी है, जिन कामों को लोग याद करते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, अपराधियों पर कार्रवाई का हो, वो सब तब हुए हैं जब उनके साथ भाजपा रही है। दबाव में? क्या भाजपा के दबाव? मैं ये नहीं कह रहा हूँ दबाव में, लेकिन ये नीतीश कुमार जब राजद के साथ चले गए, वो पिछला कार्यकाल उठा लीजिए, या लालू के साथ रहते हुए नीतीश कुमार को देख लीजिए, या अभी तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाने वाले नीतीश का कार्यकाल देख लीजिए, तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखता है ना इन सोचों पे। तो इसका मतलब है ना कि भाजपा थी सत्ता में इसलिए ये काम हुए, भाजपा नहीं है तो वो नीतीश कुमार की भी यही प्रवृत्ति रही है और वो जो है उनके साथ वही काम कर रहे हैं। इससे एक मतलब यह भी निकलता है कि नीतीश कुमार लालू यादव से अलग भी अपनी महत्वाकांक्षा को लेके हुए, इसलिए अलग हुए होंगे। अब वो चूंकि इतने समय तक मुख्यमंत्री रह गए तो अब उनकी राजनीतिक औकात जो है वहां तो खत्म हो चुकी है, बिहार में पिछले ही चुनाव में खत्म हो गई थी। अब उनके लिए राजनीति में करने को क्या बचा? अब उनके लिए तो राजनीति में यही करने को बचा है ना कि अब मुख्यमंत्री से ज्यादा वो क्या बनेंगे, केंद्र में मंत्री भी रह ही चुके हैं, तमाम चीजें, ठीक है। कोई कहे कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना दो, वो भी मौका इस बार भाजपा में तब थे ही जब ये सब तय हो रहा था, वो भी अवसर नहीं इनको दिया गया। तो अब क्या है कि एक विपक्ष को एकजुट करना है, जैसा चंद्रबाबू नायडू किया करते थे। नायडू किया गया था। और ये बिहार में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद इन्होंने प्रयास किया था। उस समय क्या था कि केसीआर वगैरह पटना भी आए थे, लेकिन इनके मन मुताबिक बातें नहीं बोले थे। अब क्या है कि अभी चूंकि राहुल गांधी पे ये जो मोदी सरनेम वाले मामले में सजा आने से दृश्य बदल गया है, वैसे में
फिर से इनकी भूमिका उभर गई है। और अभी तक उन्होंने हासिल क्या किया है बिहार में, तो वो उसी राजद उसी कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं, ठीक है। अभी वो ममता बनर्जी से मिले हैं, ममता बनर्जी ने उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। वे समाजवादी पार्टी के से मिले, अखिलेश से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। तो ये तो अरविंद केजरीवाल से ही मिले हैं सबसे, लेकिन वो तस्वीर खिंचवाते वक्त अलग हो गए। ठोस कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास कुछ ऑफर करने मतलब देने का है क्या? ठीक है, आपके साथ अगर कोई जुड़ेगा और वो कहेगा कि बंगाल में मुझे एक सीट दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार हो, ममता बनर्जी कहेंगे हम नहीं देंगे। यूपी में अखिलेश कहेंगे हम क्यों देंगे भाई अपनी कोटे की सीट जदयू को, ठीक है। अगर ऐसे ही लोग कहें कि राजद अपने कोटे की सीट बिहार में दे दे, डीएम के आके बोले ना हम भी लड़वाना चाहते हैं तो देंगे, तो ये सब व्यवहारिक तौर पे बहुत संभव नहीं है, क्योंकि अखिलेश ये जो है सब क्षेत्रीय दल है, ठीक है, इनकी अपनी अपनी जो है महत्वाकांक्षाएं हैं। क्यों अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब दो ही जगह से उनको सीट मिलने की संभावना है, दिल्ली में तो मिलती नहीं है, पंजाब से तो मिलती रही है, ठीक है। 2 राज्य हैं जहां उनकी सरकारें चल रही है, क्यों उसमें वो किसी को भागीदार बनाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के एक क्षेत्रीय दल ऐसा कुछ नहीं कर सकता। चुनाव के बाद भले देवगोरा गुजरात टाइप का प्रयोग हो जाए, जो स्थिति में दिखती नहीं है, भाजपा की जो स्थिति है उसमें दिखती नहीं है। चुनाव से पहले आप देखेंगे कि विपक्षी एकता के नाम पे वही होगा, डीएमके जिसके साथ कांग्रेस अभी सरकार चला रही है, ठीक है। ऐसे ही राजद ये वो और एक आध छोटे दल कहीं कहीं जुड़ जाएं, बाकी विपक्षी एकता के नाम पे भी कुछ बहुत बड़ा आपको क्रांतिकारी देखने को नहीं मिलेगा। ना कोई चेहरा आपको दिखेगा, न चुनाव से पहले कोई एक एजेंडा दिखेगा, न यह संभव होने जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनावी संबंधित चर्चाओं के लिए झाजी से हमारा अनुरोध है कि सप्ताह में हमें कुछ समय जरूर दिया जाए ताकि विस्तार से साप्ताहिक खबरों का विश्लेषण हो सके। इस नए सेगमेंट पर आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमें बताएंगी कि हमें इस सेगमेंट को और कितना विराट रूप देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।